नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसका आज पार्ट 4 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के लगभग 80 से 90 क्वेश्चन के आसपास मैंने इसमें ऐड किया है। तो आज ज्योग्राफी लगभग ख़त्म हो जाएगा। ये चौथा पार्ट है। 1000 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बार बार एग्जाम में पूछे जाते थे वो मैंने सेलेक्ट किया है। तो इसमें सभी के होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और जो भी साइंस, जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे इम्पोर्टेंट वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है और इस सीरीज चला रखी है 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो इसका ये चौथा पार्ट है। इससे पहले अगर आपने 3 पार्ट इसके देखे नहीं है तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, तीनों पार्ट हैं, वहाँ जाके देख लीजिएगा। क्योंकि ये आने वाली एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इग्नोर ना करिएगा और जाके जो बाकी के पार्ट 3 पार्ट अब से पहले अपलोड किया है उनको ज़रूर देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में 80 से 90 क्वेश्चन मैंने कवर किया है और सबको आप अच्छे से देखना। मेरे सोल्व करने से पहले एक बार कोशिश करना कि खुद सोल्व कर सको। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पहली बात तो ये कि भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल और भितरकणिका ये दोनों उड़ीसा में स्थित है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ओलिव रिडेल कछुए के संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओलिव रिडेल कछुए के संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। अब बात करें गंगा डॉल्फिन संरक्षण, तो इसके लिए बिहार में है। इसके लिए बिहार में। और एक सींग का गैंडा के संरक्षण के लिए इसके लिए असम में काजीरंगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, वो एक सींग के गैंडे के लिए है। और कस्तूरी मृग के लिए बात करें तो कस्तूरी मृग के लिए दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए है। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओलिव रिडेल कछुए के संरक्षण के लिए भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान है। एक और ध्यान रखना, सिमलीपाल और भितरकणिका ये दोनों उड़ीसा में स्थित हैं। और काजीरंगा एक सींग के गैंडे के लिए कस्तूरी मृग दाचिंगम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मेरे बताने से पहले एक बार आप खुद कोशिश करिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सदाहरित प्रकार की वनस्पति पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। ये वनस्पति उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है और तापमान लगभग पूरे साल उच्च रहता है। और ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। इनमें प्रमुख पौधे हैं बांस हो गया, सिनकोना हो गया, सोलास हो गया। इस तरह की जो वनस्पति है वो यहाँ पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सदाहरित प्रकार की वनस्पति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंडमान तथा निकोबार। अंडमान तथा निकोबार में 97 वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। और अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार दोनों में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर वन्यजीव का पूछे तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अंडमान तथा निकोबार। यहाँ पर 97 वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अब बात करें कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है।
और इसी जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। तो जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं सारे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार दोनों में 9 है। और बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य की तो अंडमान निकोबार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, अंडमान निकोबार। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर टाइगर सबसे ज़्यादा होंगे, जहाँ पर टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा होंगे उसे टाइगर प्रदेश बोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व केंद्र है तथा सबसे ज़्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर 6 टाइगर रिजर्व है, माफ़ करना, मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ। बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, कान्हा है, पन्ना है, पेंच है और संजा डोगरी। ये 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ उसके अलावा जो भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ उनको ज़रूर से ध्यान रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपसे यही क्वेश्चन उठा के पूछे। इसके आसपास की जो भी जानकारी है वो भी आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच और संजा डोगरी, ये 6 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मैंने बताया ना कि जो पॉइंट मैं क्वेश्चन के अलावा डिस्कस करता हूँ उनको भी ध्यान रखना, वो भी पूछे जा सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो ये होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। और बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1935 में। और इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। अब बात करें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बड़े में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिम तेंदुए के लिए संरक्षित है और कहाँ पर स्थित है, ये है लद्दाख में। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटे की, तो वो है साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा हो गया और पहला हो गया। भारत का पहला, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है। बात करें सलीम अली, तो सलीम अली को भारत का बर्डमैन भी बोला जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को बोला जाता है। क्वेश्चन में पूछा है कि सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा तथा केरल। गोवा और केरल में ये स्थित है, दोनों की बॉर्डर पे है, तो दोनों में ये आ जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको ओनली गोवा मिले तो आप गोवा भी करके आ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा तथा केरल। बर्डमैन ऑफ द इंडिया सलीम अली, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल कौन कौन से हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र या ये सभी। तो दोस्तों बता दूं आपको कि भारत में 4 विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। और जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था नॉर्मन मॉयर्स ने 1988 में। और ये 4 कौन कौन से इस जो हॉटस्पॉट स्थल है वो कौन कौन से हैं, पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, इंडो बर्मा क्षेत्र है तथा सुंडा क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। भाई पुष्पा याद आ गई होगी इस क्वेश्चन को देख के आपको, तो बता दीजिए, पुष्पा देखी हो तो बता दीजिए, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं चंदन के वन की। भारत में चंदन के वन की लकड़ी के वन जो दक्षिणी भाग है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। पुष्पा देखी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी, चंदन पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोलास कौन से वनों को कहा जाता है। सोलास कौन से वनों को कहा जाता है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो जो चंदन की लकड़ी के वन पाए जाते हैं ना, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ी, तो इनमें जो वन पाए जाते हैं ना, इनको सोलास कहा जाता है। और इन्हीं सोलास वनों को कहा जाता है शीतोष्ण वनस्पति। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण वनस्पति। जो सोलास वन होते हैं वो पाए जाते हैं नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर। बात करें उपोष्ण वनस्पति की, तो उपोष्ण वनस्पति ये पाई जाती है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो पश्चिमी घाट है, वहाँ पे जो कम हाइट की श्रेणियाँ हैं ना, उनके ढलानों पर जो वनस्पति पाई जाती है उनको उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति बोला जाता है। तो सोलास कौन से वनों को कहा जाता है? शीतोष्ण को। कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा चंदन के वन पाए जाते हैं। और बात करें दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। चंदन की लकड़ी के बारे में आपको पता ही है कि इसके व्यापार पर प्रतिबंध है, ये इनलीगल काम है इंडिया में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक का प्रथम स्थान है चंदन की लकड़ी उत्पादन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा भारत में घोषित हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, सुंडा क्षेत्र है और इंडो बर्मा क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो उत्तरी हिमालय है वो इस कैटेगरी में नहीं आता। तो 4 क्षेत्र, 4 हॉटस्पॉट कौन कौन से? पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, सुंडा क्षेत्र है और इंडो बर्मा क्षेत्र है। ध्यान रखना। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कौन से ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कौन से ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपिन, मेयो, क्लाइव और मैकेंजी। एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा इसका आंसर देने की। तो आपको बता दूं, भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो। और बात करें दशकीय जनगणना, तो दशकीय जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपिन के समय से स्टार्ट की गई थी। अगर आपसे पूछे कि प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार दशकीय जनगणना कब हुई थी, तो लॉर्ड रिपिन के समय 1881 ईस्वी में हुई थी। चलिए इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 64.6%। 64.6% महिलाओं की साक्षरता दर है भारत में। बात करें भारत में टोटल साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 73%। भारत के 73% लोग शिक्षित है। अब इनमें पुरुषों की बात कर ले तो 80.90% पुरुष शिक्षित है। और बात कर ले महिलाओं की, तो महिलाओं की है 64.60। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन से राज्य में है, तो वो है केरल में। कितनी है? 92.1%। और अगर वहीं पूछ ले कि न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है, तो वो है बिहार में महिलाओं की। कितनी है? 51.5%।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 64.6%। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। अगर लक्षद्वीप की साक्षरता की बात करें तो वो है 92%। 92% लोग यहाँ के शिक्षित हैं। वही बात करें कि सबसे कम साक्षरता दर कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है, तो वो है दादर एवं नगर हवेली की 76%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 64.6%। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। क्यूरोसिया, गल्फ स्ट्रीम, रेनेल और लेब्राडोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेब्राडोर, ऑप्शन नंबर डी लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। बाकी क्यूरोसिया, गल्फ स्ट्रीम और रेनेले ये तीन हुई गर्म जलधारा है। आपको बता दूं लेब्राडोर धारा उत्तरी ध्रुव सागर से आने के कारण ठंडी हो जाती है। जो उत्तरी ध्रुव सागर है वहाँ पर बर्फ़ होती है, तो वहाँ से आती है, तो उस कारण ये ठंडी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेब्राडोर, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से चूज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है एशिया। पहले नंबर पर आता है एशिया, दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर है दक्षिणी अमेरिका, पाँचवा नंबर है अंटार्कटिका, छठा नंबर है यूरोप और सातवां नंबर है ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो उसका आंसर होगा एशिया। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके अनुसार अफ्रीका इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। ज़्यादा इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ध्यान रखिएगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विषुवत रेखा कौन से महाद्वीप से नहीं गुजरती है। जो 0 डिग्री अक्षांश है उसे विषुवत रेखा बोला जाता है, वो उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। बाकी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तीनों से विषुवत रेखा गुजरती है। बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका से 0 डिग्री अक्षांश नहीं गुजरता है, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ़ से ढका हुआ है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता है इसका आंसर अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कौन से महासागर में स्थित है। तो भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र आर्कटिक महासागर, जिसे उत्तरी ध्रुव सागर बोला जाता है, तो वहाँ पर भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अंटार्कटिका पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। पहला है दक्षिणी गंगोत्री, जो कि 1983 में स्थापित किया गया था, जो कि अब नष्ट हो चुका है। दूसरा है मैत्री, जो कि 1989 में स्थापित किया गया था। तीसरा है भारती, जो कि 2012 में स्थापित किया गया है। तो
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र है, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो आप वर्ल्ड के मैप को देखोगे तो आपको पता चलेगा, आराम से आप इसे वर्ल्ड का मैप देखना, उसमें देखोगे तो बिना कन्फ्यूजन के इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और आपको बता दूँ, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा, जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। बात करें कर्क रेखा की तो वो उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। बात करें 0 डिग्री अक्षांश की तो वो अफ्रीका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन भी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित ही है। मर्रे डार्लिंग नदी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो चारों कथन पढ़ लेते हैं एक बार। पहला बोल रहा है मर्रे डार्लिंग नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, बिल्कुल सही। जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसी के पास में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की पहाड़ियाँ है। एक पहाड़ या उनको जैसे अपने यहाँ हिमालय, अरावली है, ऐसे ही एक श्रृंखला है वहाँ पर, उसको बोला जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो वहाँ से निकलती है, ठीक है। यह नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, ये बात भी ठीक है। ये नदियाँ स्पेंसर की खाड़ी में गिरती है, ये भी ठीक है। मर्रे नदी के किनारे पर्थ शहर स्थित है, ये गलत है। यहाँ पर आता मर्रे नदी के किनारे पर सिडनी स्थित है, पर्थ नहीं है, सिडनी स्थित है। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा? डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, मर्रे नदी के किनारे सिडनी स्थित है, पर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में किम्बरले पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो मर्रे नदी की हमने बात की थी कि ये निकलती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। विक्टोरिया नदी यहाँ पर जो किम्बरले पठार है वहाँ से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया नदी। अब बात कर लेते हैं मर्रे और डार्लिंग नदी के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है डाउन्स। जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बोला जाता है डाउन्स घास के मैदान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किम्बरले पठार से विक्टोरिया नदी निकलती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व के चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप कौन सा है? विश्व के चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। दोस्तों, अफ्रीका से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये चारों गुजरती है। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से चारों रेखा गुजरती है और ये चारों गोलार्धों में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर व लाल सागर को कौन जोड़ता है? स्वेज नहर, मोजाम्बिक जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में जो भूमध्य सागर है और उत्तर पूर्व में लाल सागर है, उसे स्वेज नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। अब इस स्वेज नहर है ना, इसका निर्माण यूनाइटेड किंगडम ने करवाया था, जो यूके अपना ब्रिटेन उसने करवाया था और मिस्र की भूमि को काट कर करवाया था। तो इस पर अभी अधिकार किसका है? मिस्र का, स्वेज नहर पर। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि स्वेज नहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो स्वेज नहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 ईस्वी में। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? स्वेज नहर को, जिब्राल्टर संधि को, अटलांटिक महासागर को या उपयुक्त सभी?
तो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है, जो कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर से जो भूमध्य सागर को जोड़ती है वो जिब्राल्टर संधि है, और इसे ही भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? सुएज नहर। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। 5895 मीटर माउंट किलिमंजारो। और ये कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में। अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया देश है, वहाँ पर स्थित है माउंट किलिमंजारो। ध्यान रखना। एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा सा ध्यान रखना कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वतमाला स्थित है। उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वतमाला स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी, मसाई, बुशमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुशमैन। बुशमैन और जूलू, ये दो जनजाति जो कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका का, उसमें पाई जाती है। अब कालाहारी मरुस्थल में कालाहारी का मतलब क्या होता है? कालाहारी का मतलब होता है कि जल विहीन भूमि। जल विहीन भूमि को वहाँ कालाहारी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुशमैन। अगर बुशमैन नहीं है और जूलू आ जाए तो जूलू भी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों जनजाति वहाँ मरुस्थल में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिस्र में असवान बांध कौन सी नदी पर स्थित है? मिस्र में असवान बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी पर। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मिस्र को नील नदी का वरदान भी बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व प्रसिद्ध किम्बरले हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के किम्बरले देश में सबसे बड़े हीरे की खान है, और किम्बरले को ही हीरो का नगर कहा जाता है। डायमंड सिटी किम्बरले। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सोने की खान के लिए जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। इसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, और दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़ा शहर है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग, ध्यान रखना, सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मध्य अमेरिका का देश है? ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 7 देश है जो मध्य अमेरिका में स्थित है। अगर जानना चाहो तो मैं बता देता हूँ आपको वो कौन कौन से। एक है ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ये 7 देश मध्य अमेरिका में स्थित है। कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था नहीं, ये गलती से डल गए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया का जो पठार है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है, और ये टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार बोलीविया का पठार, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, उत्तरी चिली में आटाकामा का मरुस्थल स्थित है, जो कि सबसे गर्म मरुस्थल भी है, और यहाँ पर ग्रेनाइट के
अथाह भंडार मिलते हैं, सॉरी ग्रेनाइट के नहीं, नाइट्रेट के, माफ़ करना, नाइट्रेट के अथाह भंडार मिलते हैं। कहाँ पर? आटाकामा मरुस्थल। और ये कहाँ पे स्थित है? उत्तरी चिली में। दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा का मरुस्थल। बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना में जो मरुस्थल पाया जाता है उसे बोला जाता है पेंटागोनिया। और ये ठंडा मरुस्थल आपसे पूछ ले कि ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है अर्जेंटीना का पेंटागोनिया का मरुस्थल है, वो ठंडा मरुस्थल है। और गर्म मरुस्थल की बात करें तो आटाकामा, उत्तरी चिली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी चिली। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि टिटिकाका झील के संदर्भ में असत्य कथन के बारे में बताइए। चलिए चारों ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं एक बार। यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। जी बिल्कुल सही बात है, ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। यह क्रेटर झील है, ये बात भी सही है। ब्राज़ील व इक्वाडोर की सीमा बनाती है, ये गलत है। ये पेरू तथा बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्राज़ील व इक्वाडोर ने पेरू तथा बोलीविया की सीमा बनाती है। इसे हनीमून झील भी कहा जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो जो ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन्हें कंपाज कहा जाता है, कंपास। ऑप्शन नंबर बी, कंपाज, ध्यान रखना। और ऑस्ट्रेलिया में कौन से होते हैं? डाउन्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी मॉडल पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेनेसी नदी। तो जो दामोदर नदी घाटी परियोजना का मॉडल है वो यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, उस पर आधारित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कुलाकांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। कुलाकांगड़ी पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी में आप लिख लेना, इसमें टाइप नहीं हो, ऑप्शन नंबर डी में भूटान। तो कुलाकांगड़ी पर्वत शिखर कहाँ पर है? भूटान में स्थित है। आप लिख लेना, सही कर लेना, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। भूटान ऑप्शन नंबर 4 में था, ध्यान रखना। भूटान में कुलाकांगड़ी पर्वत शिखर स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है, जो कि भारत की सहायता से विकसित की गई थी। तो चूखा जल विद्युत परियोजना और कुलाकांगड़ी पर्वत श्रृंखला दोनों भूटान में स्थित है, ध्यान रखना। कभी कभी एग्जामिनर भारत के पड़ोसी देशों से भी क्वेश्चन उठा लेता है, तो जो इम्पोर्टेंट है भारत के पड़ोसी देशों में उनको यहाँ पर लिया गया है। तो चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जल संधि मलेशिया तथा इंडोनेशिया को अलग करती है। यहाँ पर 4 जल संधि दी गई है, हम चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन मलेशिया और इंडोनेशिया को कौन अलग करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि की बात कर लेते हैं। तो ये सुमात्रा और जावा द्वीप है ना, इन दोनों को अलग करती है सुंडा जल संधि, ध्यान रखना। सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप इन दोनों को अलग करती है। बात करें मलक्का जल संधि की, तो मलक्का जल संधि मलेशिया व इंडोनेशिया को अलग करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर बी, मलक्का जल संधि। अब बात कर लेते हैं बांस जल संधि की। बांस जल संधि है, ये है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, ध्यान रखना। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बांस जल संधि। अब बात कर ले सुंगारू जल संधि के बारे में।
तो दोस्तों ये सुंगारू जल संधि है, जापान के दो द्वीप है, एक का नाम है होकेडो और एक का है होन्शू। इन दोनों, होकेडो और होन्शू, इन दोनों को अलग करती है। सुंगारू इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इन तीनों को ध्यान रखना, ये तीनों में से बार बार पूछी जाती है सुंडा जल संधि के बारे में। तो ये सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करती है। मलक्का मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। बांस ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलक्का जल संधि। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। टकला मकान, तो टकला मकान से ध्यान रखना चाइना में स्थित है टकला मकान मरुस्थल। वहीं पर एक और मरुस्थल है मंगोलिया और चाइना की बॉर्डर पर, दोनों ही देशों में आता है वो, तो वो है गोबी का मरुस्थल। दोनों मरुस्थल ध्यान रखना, टकला मकान चाइना में स्थित है और आपसे पूछ ले गोबी, तो वो है मंगोलिया और चाइना की बॉर्डर पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिब्रू भाषा। हिब्रू भाषा से एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है कि उगता हुआ सूरज। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। तो दोस्तों एक तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि अलग करती है जोड़ती है, तो आपको एक बता दूं कि जो जल संधि होती है वो स्थल क्षेत्र को तो अलग करती है और जो जल क्षेत्र होता है उनको जोड़ती है। ठीक है, तो एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी जोड़ती है, कौन सी अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी, बाबा अल मदेब जल संधि। ये जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है और एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, जो स्थल क्षेत्र होते हैं उनको तो अलग करती है ये जल संधि, और जो जल क्षेत्र होते हैं उनको जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाब अल मदेब जल संधि। और इसी जल संधि को आंसुओं का द्वार बोला जाता है। आंसुओं का द्वार किसको बोला जाता है, बाब अल मदेब जल संधि को। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन से देश को लैंड ऑफ थंडरबॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान को वज्र भूमि या लैंड ऑफ थंडरबॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें इतना ही याद रखना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है। अपाइंस, आल्प्स, जूरा और पिरेनीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिरेनीज जो पर्वत श्रृंखला है वो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। तो इकन्सबर्ग पर्वत है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इतना ही ध्यान रखना इसमें, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ध्यान रखना एक पॉइंट और इसके बारे में ध्यान रखना कि जो माउंट एकांगुआ है इसकी सर्वोच्च चोटी है और उसकी हाइट कितनी है, 6962 मीटर। ठीक है, 6962 मीटर एकांक गुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कई बार मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा है और आपसे पूछ ले कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी अमेरिका में, और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांक गुआ 6962 मीटर। एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब एक ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो इसे अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अपसौर।
और ये दिन कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। ये दिन होता है 4 जुलाई का दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है और इसे ही अपसोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यह आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर बड़ा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थोड़ा। पूछा गया है, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है और ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इसलिए यहाँ पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम से होता है तथा सूर्यास्त पूर्व की साइड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और जबकि शुक्र ग्रह होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन कटा हुआ है, पश्चिम से पूर्व की ओर लिख लेना आप। इस पे ऑप्शन कटा हुआ है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवनें हैं? ध्यान रखना ये पत्नी पवनें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए व्यापारिक पवनें होती है, उनको स्थायी पवन बोला जाता है और उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि स्थायी पवनें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए व्यापारिक पवनें इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ठंडी पवन नहीं है। तो जो सिराग पवन होती है वो ठंडी पवन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो मिस्ट्रल है, बोरा है, बुरान है, ये ठंडी पवनें होती है, जबकि सिराग गर्म पवन है, क्योंकि ये दक्षिणी अफ्रीका के मरुस्थल से होकर गुजरती है तो वहाँ पर ये गर्म हो जाती है। तो सिराग जो पवन है वो गर्म पवन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिराग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाले पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर है एटलस व यूराल। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में। यूराल व काकेशस। यूराल व काकेशस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूराल व काकेशस जो पर्वत है वो यूरोप व एशिया के मध्य में सीमा बनाते हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एलब्रुस। माउंट एलब्रुस इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूराल व काकेशस। ब्रिक फील्डर पवन चलती है। तो ब्रिक फील्डर पवन कहाँ पर चलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जब वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछ लेता है जो अजीबोगरीब होते हैं, पवन हो गई, गर्म जलधारा हो गई, जल संधियाँ हो गई, पर्वत हो गए, तो इस तरह के क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से उठा लेता है। तो ये ध्यान रखना, ब्रिक फील्डर जो पवन होती है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गर्म पवन नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया था सिराको, मिस्ट्रल ठंडी पवन है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिस्ट्रल, जबकि सिराको, चिनूक और फोन ये तीनों
गर्म पवन है। गरजता 40 प्रचंड 50 एवं चीखता 60, ये क्या है? ये पवनों के नाम हैं। और कौन सी पवनें हैं? ये दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवनें होती है, उनको बोला जाता है गरजता 40 प्रचंड 50 एवं चीखता 60। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, मतलब कौन सी नहर में सबसे ज़्यादा जहाज वगैरह चलते हैं? तो इसका नाम आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और इस पर किसका अधिकार है? इसके मिस्र का इस पर अधिकार है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 164 किलोमीटर है और ये 1956 में इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, स्वेज नहर के बारे में जो भी बातें बताइए ध्यान रखना कि सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इस पर अभी अधिकार मिस्र का है, इसकी लंबाई 164 किलोमीटर है और इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सू नहर किसको जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर और हुरन को सू नहर जोड़ती है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्तम समुद्री मार्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। जो उत्तरी अटलांटिक है वो सबसे ज़्यादा बिजी जलमार्ग है, क्योंकि इसी रास्ते से अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अटलांटिक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है नागासाकी और यावा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है उसे उत्तरी ध्रुव व्रत कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी ध्रुव व्रत। तो दोस्तों ये थे ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो कि लगभग कवर हो चुके हैं। अगले पार्ट में हम पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये चौथा पार्ट था 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ का। पूरे 1000 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे जो अगला वीडियो आएगा पॉलिटी का उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।